हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद गायत्री गौड़। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था, अब हम यहाँ से करेंगे। एंड नो मैन सेज द पॉइंट। पॉइंट कहता है कि ना तो किसी मैन को, नाइदर काउंसलर, ना किसी काउंसलर को, ना किसी हीरो को, कैन टेल हु रिसीव्ड दैट लीडिंग, ये पता चला कि उस लीडिंग को, यानी कि वो शिप जिसमें इतना ट्रेजर और वेपन रख कर फेयरवेल किया गया था स्काइल्ड को, वो किसको रिसीव हुई, कोई बता नहीं सका। ना कोई मैन बता सका, ना काउंसलर बता सका, ना कोई हीरो बता सका। वन ऑफ स्काइल्ड्स डिसेंडेंट वॉज रॉथगर। अब आगे चल के एपिक में रॉथगर की स्टोरी आएगी। रॉथगर कौन है? स्काइल्ड का एक डिसेंडेंट होगा। डिसेंडेंट किसे कहते हैं? जो आने वाली पीढ़ी के लोग होते हैं उसे हम डिसेंडेंट बोलते हैं। जैसे पूर्वजों के लिए हम एंसेस्टर बोलते हैं, वैसे आने वाली पीढ़ी के लिए डिसेंडेंट बोलते हैं। तो स्काइल्ड का एक डिसेंडेंट होगा रॉथगर, ओके, जो कि स्पेयर डेन्स का किंग होगा। ठीक है, आगे स्टोरी में बताते हैं। वन ऑफ स्काइल्ड्स डिसेंडेंट्स वॉज रॉथगर, किंग ऑफ द डेन्स। स्काइल का एक डिसेंडेंट था जिसका नाम था रॉथगर, जो कि डेन्स का किंग था। और इस रॉथगर के साथ विद हिम द स्टोरी ऑफ अवर बेओवुल्फ बिगिंस। और इस रॉथगर के साथ हमारे बेओवुल्फ, जो कि मेन कैरेक्टर ऑफ द एपिक है, उसकी स्टोरी स्टार्ट होगी। रॉथगर इन हिज ओल्ड एज हैड बिल्ट नियर द सी अ मिड हॉल कॉल्ड ह्यूरॉट। रॉथगर ने अपनी ओल्ड एज में एक मिड हॉल, मतलब कि एक बैंकेट हॉल टाइप का, जहाँ पे खाना वाना, डिनर वगैरह होस्ट कर सकें, जहाँ पे जो है वो सिंगिंग कर सकें। उनके जो ग्लीमैन होते हैं, ग्लीमैन माने वो लोग जो राज्य वगैरह की प्रशंसा में गाते हैं, या फिर उनके जो बैटल वगैरह होते हैं उनके ऊपर ही उन्होंने कुछ पोइट्रीज़ वगैरह बना रखी होती है, उसको गाते हैं। तो अपने मिड हॉल उन्होंने बनाया जहाँ पे वो डिनर वगैरह करते थे अरेंज, और गाने वगैरह वहाँ पे गाए जाते थे राजा की प्रशंसा के लिए। और उस हॉल का नाम था, उस मिड हॉल का नाम था ह्यूरॉट, जो कि बहुत स्प्लेंडेड, बहुत भव्य, बहुत मैग्निफिसेंट हॉल था पूरे होल वर्ल्ड में। वेयर द किंग एंड हिज तेन्स गैदर, जहाँ पे राजा और उसके तेन्स बोलते हैं वो लोग जिसे राजा जो है लैंड गिफ्ट में दे के रखता है। ठीक है, वो इकट्ठे होते थे रात में टू फीस्ट, भोजन के लिए, एंड टू लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ हिज ग्लिमेन। और मतलब साथ में पार्टी करते करते गाना सुनने के लिए, उस समय गाना जो है ग्लिमेन गाया करते थे। One night, as they were all sleeping, a frightful monster, Grendel, broke into the hall, killed 30 of the sleeping warriors, and carried off their bodies to devour them in his lair under the sea. The appalling visit. तो एक रात को क्या होता है, जब वो वहाँ सारे उस हॉल में सो रहे होते हैं, तो एक बहुत ही भयंकर डरावना फ्राइटफुल मॉन्स्टर जिसका नाम ग्रेंडल है, वो ब्रोक इनटू, मतलब कि घुस आता है उस हॉल के अंदर। 30 जो स्लीपिंग वॉरियर्स होते हैं, जो वॉरियर स्लिप कर रहे होते हैं, उनको मार देता है और कैरिड ऑफ, और साथ में ले जाता है अपने साथ क्या, बॉडीज़, उन 30 वॉरियर्स की बॉडी को, टू डिवाउर दैम इन हिज लेयर, ताकि अपनी गुफा में जाके उन्हें खा सके। डिवाउर मतलब किसी चीज़ को जल्दी जल्दी निकलना, खाना, तो डिवाउर कर सके उन्हें अपनी गुफा में जाके। और जो गुफा कहाँ है? अंडर द सी के अंडर में है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि जो मिड हॉल है वो नियर द सी है, और उसी सी में जो है अंदर जाके उसकी गुफा भी है। किसकी? ग्रैंडल की, जो कि मॉन्स्टर है। द अपॉलिंग विजिट The appalling visit was speedily repeated and fear and death reigned in the great hall. Appalling मतलब कि fearful, तो उस ग्रैंडल की fearful जो visit है वो speedily repeated होने लगी, मतलब कि अब बढ़ती गई। वो जो है एक दिन आया, उसके बाद जो है अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आता गया। एंड फियर एंड डेथ, और जो है उसकी वजह से भय और डेथ का जो रूल है वो उस हॉल में होने लगा। द वॉरियर फॉट एट फर्स्ट बट फ्लैट व्हेन दे डिस्कवर दैट नो वेपन कुड हार्म द मॉन्स्टर। जो वॉरियर्स थे उन्होंने ट्राई किया पहले लड़ने का, लेकिन वो भी फ्लैट मने भाग गए जब उन्होंने पाया, डिस्कवर किया कि कोई भी वेपन जो है उस मॉन्स्टर को हार्म नहीं कर पा रहा है। ह्यूरॉट वॉज लेफ्ट डेजर्टेड एंड साइलेंट, और उस ह्यूरॉट हॉल को, जिसको उस राजा रॉथगर ने बनाया था, उसे डेजर्टेड, खाली, सुनसान छोड़ दिया गया, साइलेंट एकदम। वो 12 विंटर्स, 12 सर्दियों तक ग्रैंडल जो है अपनी हॉरिबल रेड जो है कंटिन्यू करता रहा उस ह्यूरॉट हॉल पर। 12 विंटर्स का मतलब है कि 12 सालों तक। एंड जॉय वॉज चेंज्ड टू मॉर्निंग अमंग द स्पेयरडेन्स, और जो वो खुशी थी वो जो है दुख में बदल गई, शोक में बदल गई स्पेयरडेन्स के अमंग।
एट लास्ट द र्यूमर ऑफ ग्रैंडल जो है क्रॉस्ड ओवर द सी टू लैंड ऑफ द गेट्स, मतलब लास्ट में जो है जो ये अफवाह होती है, ये खबर होती है ग्रैंडल के बारे में, उस मॉन्स्टर के बारे में, ये सी क्रॉस करके जो है गेट्स के लैंड तक पहुंच जाती है। तो जैसे कि अब जो र्यूमर्स है ग्रैंडल के बारे में, इसकी जो न्यूज़ है वो जो है समुद्र पार जो है, जो गेट्स की लैंड है जहाँ पे गेट्स रहते हैं, गेट्स भी एक ट्राइब है, जैसे स्पेयरडेन्स एक ट्राइब है वैसे गेट्स भी एक ट्राइब है, तो उन लोगों तक पहुंच जाती है ये खबर। अब लैंड ऑफ गेट्स कहाँ है, ये कौन सी जगह पे है, तो जैसे स्पेयरडेन्स जो है आपके डेनमार्क वाले रीजन में है, वैसे ही जो गेट्स हैं ये स्वीडन, जो प्रेजेंट डे स्वीडन है उसके सदर्न साइड में रहते हैं। सो जो प्रेजेंट डे स्वीडन है वहाँ पे जो है उसके सदर्न साइड में लैंड ऑफ गेट्स है, गेट्स की लैंड है। अब मैं आपको एक चीज़ रिकॉल करवाना चाहूँगी यहाँ पे, या आप अपनी स्क्रीन पे मैप देख सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि एंजल्स, सेक्सॉन्स एंड जूट्स जो है आपकी आती है, एंजल्स और सेक्सॉन्स आपकी आती है जर्मनी वाले रीजन से, और उसके जस्ट अबव जो डेनमार्क वाला रीजन है वहाँ से आपके जूट्स आते हैं। मैंने आपको एक रफ डायग्राम भी दिखाया था इसको समझाने के लिए। तो ये मैप था और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये तीनों ट्राइब्स जो है नॉर्दर्न सी को क्रॉस करके इंग्लैंड आती हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा दूसरे मैप की तरफ चलेंगे जिसमें हमने जर्मनी और डेनमार्क वाले रीजन को थोड़ा जूम करके दिखा रखा है। अगर आप देखेंगे ये जो डेनमार्क और जर्मनी है, डेनमार्क के नीचे जर्मनी है, और डेनमार्क के थोड़ा सा अगर आप राइट वाली साइड देखेंगे तो वहाँ पे आपको स्वीडन देखने को मिलता है। स्वीडन के सदर्न पार्ट में, मतलब कि डेनमार्क के साइड में, स्वीडन के सदर्न पार्ट में, यानी कि स्वीडन के बिलो वाले पार्ट में, जो कि डेनमार्क के बिल्कुल बगल में पड़ता है, वहीं पे जो है लैंड ऑफ गेट्स है। तो आप एक रफली तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये आइसलैंड है, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ वाली साइड आपका नॉर्दर्न सी है। इसी सी को क्रॉस करके एंजल्स, सेक्सॉन्स एंड जूट्स आते हैं। कहाँ से आते हैं? डेनमार्क और जर्मनी वाले रीजन से। जर्मनी से आपके आते हैं एंग्लो सैक्सन, और डेनमार्क वाले रीजन से आपके आते हैं जूट्स। और फिर यहाँ पे समुद्र पार है आपका लैंड ऑफ गेट्स, जो कि स्वीडन के साउथ वाले हिस्से में है। गेट्स क्या कहाँ है? स्वीडन के साउथ वाले हिस्से में। तो इस मैप को आप रफली अपनी कॉपी में पॉज करके ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो गेट लाइन है ये स्वीडन के साउथ वाले हिस्से में है, और जूट्स यहाँ रहते हैं डेनमार्क में। और जहाँ जूट्स रहते थे वहीं पे स्पेयरडेन्स भी रहते थे, क्योंकि स्पेयरडेन्स उधर की साइड ही डेनमार्क में है ना, डेनमार्क की ट्राइब थी। तो अब हम बात करते हैं कि देखो स्पेयरडेन्स जो है डेनमार्क वाले रीजन के हैं और गेट्स जो है सदर्न स्वीडन वाले रीजन के हैं। तो एपिक की जो सेटिंग है, सेटिंग किसे कहते हैं? सेटिंग वो प्लेस होता है जहाँ पे वो जो भी स्टोरी है जो सुनाई जा रही है या कोई ड्रामा दिखाया जा रहा है वो क्रिएट होती है। जैसे कि आप सभी ने मोटू पतलू देखा होगा, तो मोटू पतलू की जो सेटिंग है वो कौन से प्लेस की रहती है? ढोलकपुर की रहती है। आपने मालगुडी डेज़ देखी होगी, मालगुडी डेज़ की जो सेटिंग है वो कहाँ की है? मालगुडी डेज़ की है। हालांकि ढोलकपुर, मालगुडी डेज़ ये सारे जो हैं एक फिक्शनल प्लेसेस हैं। आप कहीं कहीं पे आप देखिए कभी खुशी कभी गम में उन्होंने जो है उस मूवी में उनकी सेटिंग जो है इंग्लैंड की भी है। तो सेटिंग वो प्लेस होता है जहाँ पे उस स्टोरी को घटते हुए दिखाया होता है, प्लेस को बोलते हैं सेटिंग। तो ये जो एपिक है इसमें स्पेयरडेन्स की बात की है जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, और गेटलैंड की बात की है जो कि सदर्न में है स्वीडन के। तो अब आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ, उससे पहले बस इतना जान ली कि जो सेटिंग है एपिक की वो डेनमार्क की है और सदर्न साइड ऑफ स्वीडन के सदर्न साइड की है, क्योंकि एपिक में स्पेयरडेन्स के बारे में बात किया जाएगा जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, और गेट्स के बारे में बात किया जाएगा इसलिए।
अब आपकी स्क्रीन पे एक दूसरा मैप है जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ 7 होती हैं, 7 कंट्रीज़ हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहलाती हैं, जिनमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एक्सेट्रा आते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर रीज़न है जिसमें आपकी कुछ कंट्रीज़ आती हैं, जिनमें मेनली अभी आपको जान लेना इतना ज़रूरी है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आते हैं। मेनली आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में 7 कंट्रीज़ आती हैं, जिनमें डेनमार्क और स्वीडन आती हैं, और ये सारी कंट्रीज़ आसपास ही है। इसलिए इस पर्टिकुलर रीजन को जहाँ पे ये सारी कंट्रीज़ आती हैं उसे स्कैंडिनेविया रीजन बोला जाता है, और इन सब कंट्रीज़ को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोला जाता है। इसलिए क्योंकि अब ये स्पेयरडेन्स डेनमार्क वाले रीजन में है और गेट्स जो है सदर्न स्वीडन वाले रीजन में है, जो कि स्वीडन का पार्ट है। तो स्वीडन और डेनमार्क जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आती है। इसलिए ये जो सेटिंग है एपिक की, उसे हम जो है हम बोलते हैं कि एपिक की सेटिंग जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में हुई है या स्कैंडिनेविया वाले रीजन में हुई है। अब मैं आपको जो मेन मैप है वो भी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो इस मैप में आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम है, फिर नॉर्थ सी है, फिर नॉर्थ सी के क्रॉस करके आपका जो है यहाँ पे डेनमार्क और जर्मनी वाला रीजन है। जर्मनी नीचे है, डेनमार्क ऊपर है, और डेनमार्क के राइट साइड में आपका स्वीडन वाला रीजन है, जिसके साउथ वाले हिस्से से आपके गेट्स आते हैं, क्योंकि गेटलैंड वहीं पे है। और डेनमार्क में आपका क्या है, डेनमार्क में आपके स्पेयरडेन्स हैं। अब मैं आपको एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और बताऊँगी, जो कि अभी आपको सिर्फ सुनना है। ये जो एपिक है ये इंग्लैंड में ओरिजिनेट नहीं हुआ, ना ही ये ब्रिटेन में ओरिजिनेट हुआ, ब्रिटेन की किसी और लैंड में। ये ओरिजिनेट हुआ था स्कैंडिनेविया वाले रीजन में, जहाँ पे हमने बात करी डेनमार्क और सदर्न स्वीडन वाले रीजन में। और वहाँ से ये जो स्टोरी है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए जो जूट्स हैं ये डेनमार्क वाले रीजन से आ रहे हैं, जहाँ पे स्पेयरडेन्स हैं, है ना। तो ये जो जूट्स हैं और इनके नीचे जो एंग्लो सैक्सन हैं, ये सब स्कैंडिनेविया वाले रीजन से आ रहे हैं। तो ये उधर से आ रहे हैं, इसलिए जो एपिक की सेटिंग है ये भी उधर वाले रीजन की है। इसका मतलब ये है कि ये एपिक इंग्लैंड में ओरिजिनेट नहीं हुआ, ये स्टोरी उस जगह की रही है, उस लैंड की रही है, ये जहाँ से आए हैं। और वहीं से, क्योंकि उस समय ओरल लिटरेचर ज़्यादा होता था। जैसे इंडिया में हम महाभारत को जो है पहले लिखते नहीं थे, ओरली रिसाइट करते थे। महाभारत का जो एपिक होता था उसे ओरली रिसाइट किया जाता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको पेपर में नोट डाउन करना स्टार्ट किया गया। तो वैसे ही एंग्लो सैक्सन के पीरियड में ओरल लिटरेचर ज़्यादा प्रिवेलेंट था, तो वो अपने एरिया से आते हैं, अपनी लैंड में उनकी ये स्टोरी होती है बेवुल्फ की, जो कि बहुत प्रिवेल्ड होती है। अब वहाँ से वो इस लैंड इंग्लैंड में आए हैं, तो उसी एपिक को वो यहाँ लेके आए और यहाँ पर जो है वो पेन डाउन किया गया, लिखा गया। और जब वो यहाँ पर लिखा गया तो वो फेमस हो गया, और आज हम उसे नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फिर से हम यहीं पे आ जाते हैं कि जो स्टोरी है वो सी को क्रॉस करके, आपने अभी देखा था जस्ट अभी की जो स्पेयरडेन्स का रीज़न था डेनमार्क, उसके बाद जो है एक सी आता है, और फिर जो है लैंड ऑफ गेट्स आती है, जो कि सदर्न स्वीडन है। मतलब सदर्न स्वीडन से पहले तक पहुंचने के लिए, डेनमार्क से सदर्न स्वीडन में पहुंचने के लिए पहले सी को क्रॉस करना पड़ेगा। वेयर अ यंग हीरो ड्वेल्ट, जहाँ पे एक जो यंग हीरो रहता है अपने घर में अपने चाचा के साथ, अपने अंकल के साथ, जिन अंकल का नाम है किंग हाइगलैक। तो अब ये स्टोरी जो है समुद्र पार जा चुकी है और ये जो है गेट्स तक पहुँच गई है, और उन गेट्स के यहाँ जो है अपने अंकल के साथ, किंग हाइगलैक के साथ, बेवुल्फ नाम का एक हीरो रहता है। अभी बेवुल्फ का नाम यहाँ आया नहीं है, आगे आएगा। बेवुल्फ वॉज हिज नेम, अ मैन ऑफ इमेंस स्ट्रेंथ एंड करेज एंड अ माइटी स्विमर हु हैड डेवलप्ड हिज पावरफुल फाइटिंग द निकर्स, व्हेल्स, वॉलरशेस एंड सील्स इन द आइस बाउंड नॉर्दर्न ओशन। मतलब कि उस यंग हीरो का नाम बेवुल्फ है, बहुत स्ट्रेंथ और करेज वाला मैन है वो, और बहुत एक माइटी स्विमर है। और ये जो स्विमिंग की उसने इतनी जो स्किल सीखी है वो कैसे सीखी है, वो उसने डेवलप करी है बाय फाइटिंग। ये जो पावर है स्विमिंग की उसने डेवलप करी है बाय फाइटिंग विद होम, निकर्स, व्हेल्स, वॉलरशेस एंड सील्स। ये सारे एक्वेटिक एनिमल हैं जो कि उसे कहाँ पे मिले, वो जो आइस से बाउंड नॉर्दर्न ओशन है
अभी मैंने आपको गेट्स वाला रीज़न दिखाया था ना, तो वहाँ पे जो आसपास का जो नॉर्दर्न ओशन है वहाँ पे तैर के वहाँ के एक्वेटिक एनिमल से लड़ के उसने जो है बहुत अच्छी स्विमिंग माइटी और सीखी और वो एकदम माइटी स्विमर बन गया। व्हेन ही हर्ड द स्टोरी, जब उसने ये स्टोरी सुनी तो बेवुल्फ जो है एकदम से स्टर्ड हो गया, एकदम खड़ा उठा, मतलब कि उठ खड़ा हुआ टू गो एंड फाइट द मॉन्स्टर, ग्रैंडल से लड़ने के लिए, एंड फ्री द डेन्स, और स्पेयर डेन्स को छुड़वाने के लिए, फ्री करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो थे हु वर हिज फादर्स फ्रेंड, क्योंकि स्पेयर डेन्स जो थे वो उसके फादर के फ्रेंड्स थे, विद 14 कंपेनियंस ही क्रॉसेस द सी, अपने 14 साथियों के साथ वो समुद्र पार करता है। बहुत ही एक्सीलेंट ओशन पोइट्री जो है यहाँ पे, एक बिट ऑफ थोड़ी सी ओशन पोइट्री का सीन दिखा रखा है यहाँ पे। मतलब कि वो पूरा जो एपिक होगा उसमें से कुछ हिस्सा जो है, जब उन्होंने अपने 14 कंपेनियंस के साथ सी क्रॉस किया, बेवुल्फ ने उसको एपिक में से लेके उस हिस्से को जो है आपको यहाँ पे दिखा रखा है। लाइंस बता रखी है 210 से 224 तक जो लाइंस हैं उसमें बताया हुआ है वो सीन, जब वो बेवुल्फ जो है समुद्र को पार कर रहा होगा तो समुद्र की ओशन की पोइट्री उसमें होगी थोड़ी। एंड वी गेट अ विविड आइडिया ऑफ द हॉस्पिटैलिटी ऑफ अ ब्रेव पीपल बाय फॉलोइंग द पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ बेवुल्फ्स मीटिंग विद किंग रॉथगर एंड क्वीन विल्ड्यू एंड ऑफ द जॉय एंड फीस्टिंग एंड स्टोरी टेलिंग इन ह्यूरॉट। और उस पोइट्री को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एकदम विविड क्लियर जो है पिक्चर दिखता है हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी का जो बेवुल्फ को मिलती है जब वो वहाँ जाता है, ऑफ अ ब्रेव पीपल, वो जो मेहमान नवाजी हुई ब्रेव पीपल की, मतलब बेवुल्फ और उसके कंपेनियंस की, किसके द्वारा? पोइट के द्वारा वो डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। उस जो मेहमान नवाजी पोइट अपनी एपिक में दिखाता है उसमें देखने को मिलता है। जब बेवुल्फ जो है रॉथगर से और उसकी जो क्वीन है विल्ड्यू से मिलता है तो किस तरीके से उसकी मेहमान नवाजी होती है, इसको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ से लेके इस लाइन तक जो है पोइट्री में दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है और किस तरीके से वहाँ पे उन्होंने इंजॉय किया, वहाँ पे फीस्टिंग मतलब खाना हुआ, डिनर हुआ, स्टोरी टेलिंग हुई। ठीक है, ह्यूरॉट में ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। द पिक्चर ऑफ विल्ड्यू जो क्वीन है वो जो है मिड कप्स जो है वॉरियर्स को पास कर रही है विद हर ओन हैंड, अपने हाथों से। ये बहुत ही सुंदर तरीके से नॉबल तरीके से दिखाया गया है और प्लेनली इंडिकेट करता है द रेवरेंस मीन्स रिस्पेक्ट पेड बाय दीज स्ट्रॉन्ग मैन टू देयर वाइफ्स एंड मदर्स। मतलब ये जो सीन है जिसमें विल्ड्यू क्वीन जो है खुद अपने हाथों से वॉरियर्स को कप पास कर रही है, इस सीन में बहुत ही ज़्यादा प्लेनली इंडिकेट किया गया है कि किस तरीके से रिस्पेक्ट जो है ये वॉरियर्स, ये जो स्ट्रॉन्ग मैन है अपनी वाइफ्स और मदर को देते हैं। नाइट कम्स ऑन, द फियर ऑफ ग्रैंडल इज अगेन अपॉन द डेन्स। अब रात आ जाती है और डेन्स वालों पे ग्रैंडल का, क्योंकि रात के समय ग्रैंडल आता था, उसका खतरा आने लगता है, तो सारे के सारे विड्रॉ कर जाते हैं, चले जाते हैं। आफ्टर द किंग हैज़ मतलब जब किंग जो है उसके बाद जो है किंग जो है बेवुल्फ को वार्निंग देने के बाद जो है वहाँ से सब चले जाते हैं। ऑफ द फ्राइटफुल डेंजर ऑफ स्लीपिंग इन द हॉल, किस चीज़ की वार्निंग देने के बाद? कि यहाँ पे तो भाई सोने का खतरा है और आप मतलब कि ध्यान से रहिएगा। बट बेवुल्फ जो है अपने वॉरियर्स के साथ, जिन 14 कंपेनियंस के साथ वो आता है, वो वहीं पे सो जाता है और सेइंग प्राउडली दैट, और प्राउडली कहता है सिंस वेपन विल नॉट अवेल अगेंस्ट द मॉन्स्टर, अवेल मीन्स हेल्प, क्योंकि वेपन्स जो है मॉन्स्टर के अगेंस्ट हेल्प नहीं करेंगे। ही विल ग्रैपल विद हिम बेयर हैंडेड, तो वो जो है उसको दबोचेगा बेयर हैंडेड, खाली हाथों ही दबोचेगा। एंड ट्रस्ट टू अ वॉरियर्स स्ट्रेंथ, और आपको जो है मुझे ऐसे वार्निंग देने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे एक वॉरियर की स्ट्रेंथ पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप आराम से चाहिए। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।